नमस्कार, BTV न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। सोमवार को रानी दुर्गावती में अंग्रेजी माध्यम के बच्चों को नहीं मिल सका प्रवेश। विद्यालय प्राचार्य ने कहा, नहीं आए हैं अब तक प्रवेश दिए जाने के आदेश। वैकल्पिक तौर पर बच्चों को बैठाया गया कक्ष में, 2 विषय पढ़ाकर बच्चों की कर दी गई छुट्टी। शिक्षक के अभाव में बच्चे नहीं कर पाए पढ़ाई। 3 जुलाई से जिला चिकित्सालय में आयुर्वेद पंचकर्म चिकित्सा पद्धति का किया जाएगा शुभारंभ। आयुर्वेद चिकित्सक ने दी जानकारी। प्रातः 8:30 से दोपहर 1 बजे तक पंचकर्म चिकित्सा से किया जाएगा उपचार। सोमवार को पंचकर्म से जुड़े सभी उपकरण पहुंचे जिला चिकित्सालय। और बीएड पाठ्यक्रम में ओबीसी वर्ग की छात्रवृत्ति पूर्ववत किए जाने की मांग को लेकर ओबीसी विद्यार्थियों ने किया धरना प्रदर्शन। रैली निकालकर प्रदेश के राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। पहले 25,000 रुपये दी जाती थी छात्रवृत्ति, प्रदेश सरकार ने घटाकर की 8,000 रुपये। और अब समाचार विस्तार से। नगर मुख्यालय में शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय के स्थान पर कक्षा 9वीं में अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई के लिए नगर की रानी दुर्गावती हायर सेकेंडरी स्कूल का चयन किया गया है। लेकिन राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा चयनित किए गए स्कूल को लेकर कई तरह की समस्याएं सामने आ रही हैं। निर्देशों के तहत 107 विद्यार्थियों को स्कूल में कक्षा 9वीं में अंग्रेजी माध्यम में प्रवेश दिया जाना है, लेकिन ना तो इस चयनित स्कूल में अतिरिक्त भवन है और ना ही अंग्रेजी माध्यम के शिक्षक। ऐसे में सोमवार को विद्यालय में कक्षाएं तो लगी, लेकिन अब तक प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाई है। बालाघाट जिले में उत्कृष्ट विद्यालयों में कक्षा 8वीं तक अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई करने के बाद जब बच्चों को आगे की पढ़ाई अंग्रेजी मीडियम में न होने की जानकारी मिली तो उन्होंने पालकों के साथ उत्कृष्ट विद्यालय में कक्षा 9वीं से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई करवाने की मांग को लेकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। प्रदर्शन की कड़ी में उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन, शिक्षा मंत्री व कमिश्नर से मुलाकात भी की, जिसका नतीजा ये निकला कि बालाघाट के साथ साथ प्रदेश के अन्य जिलों में भी अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं शासकीय स्कूलों में लगवाने के आदेश शासन स्तर पर हुए। लेकिन बालाघाट जिले में एक आदेश में उत्कृष्ट विद्यालय को बदलकर अन्य स्कूल को यह प्रक्रिया पूर्ण करने के आदेश हुए हैं, जिससे आदेशित बच्चों के लिए समस्या खड़ी हो गई है। शासन के आदेश में मुख्यालय में संचालित उत्कृष्ट विद्यालय के 107 बच्चों को आगामी अंग्रेजी मीडियम की पढ़ाई हिंदी मीडियम के रानी दुर्गावती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में करनी है। इस स्कूल में न तो इन बच्चों के बैठने के लिए अतिरिक्त कक्ष है और न ही पढ़ाने के लिए शिक्षक। बता दें कि शासन के आदेश में अंग्रेजी मीडियम की पढ़ाई करवाने के लिए एक सेक्शन पर 3 शिक्षकों की नियुक्ति का आदेश है, लेकिन उसकी भी प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। इतना ही नहीं, सोमवार को जब ये बच्चे स्कूल में प्रवेश लेने के लिए पहुंचे तो स्कूल प्रबंधन द्वारा प्रवेश फॉर्म देने से यह कहकर मना कर दिया गया कि उन्हें अभी तक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से लिखित में आदेश प्राप्त नहीं हुए हैं। इस मामले में विद्यालय के प्राचार्य GS तुर्कर ने बताया कि सोमवार को अंग्रेजी मीडियम की पढ़ाई करने के लिए आए बच्चों को बैठने की व्यवस्था की गई है। अभी बच्चों की प्रवेश प्रक्रिया को आरंभ नहीं किया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी से आदेश मिलने के बाद आदेशानुसार कार्यवाही की जाएगी। हाला है, गार्जियन भी आए थे और हम निर्देश देख रहे हैं, जैसे ही वो निर्देश मिलता है हम कार्रवाई चालू करेंगे। हमने बोल दिया है रजिस्टर में आप बच्चों का नाम लिख लीजिए, पालक का नाम लिख लीजिए, कहाँ से पढ़ा है, ये पूरी जानकारी ले लीजिए और एडमिशन के लिए जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उसको आप तैयार करके रख लीजिए। जैसे ही होगा एडमिशन की प्रोसीजर चालू कर देंगे। आज हमने उनको बैठा लिया है। इधर सोमवार को रानी दुर्गावती विद्यालय में कक्षा 9वीं में अंग्रेजी मीडियम की पढ़ाई करने पहुंचे कुछ बच्चों के बैठने की व्यवस्था स्कूल प्रबंधन ने जरूर की, लेकिन यहां पर अंग्रेजी मीडियम के शिक्षक व सिलेबस न होने के कारण बच्चों को महज 2 पीरियड में ही पढ़ने का मौका मिल पाया। उसमें भी बच्चों ने मैथ्स व अंग्रेजी विषय को हिंदी मीडियम से ही पढ़ा। फॉर्म नहीं दे सकते तब तक आप वो नहीं कर सकते, एडमिशन नहीं करा सकते। मतलब आपको किसने बोला कि एडमिशन नहीं हो सकता? एडमिशन नहीं हो सकता, हमारे वो एक सर आए थे, उन्हीं ने रजिस्टर में नाम। कहाँ से आदेश आएंगे बोले बेटा? आदेश उनने बोले आदेश तो आ गया है। हमने बस बोले सर आदेश तो आ गया है। उनने बोले जब तक हमें लिखित में नहीं आएगा तब तक हम एडमिशन नहीं करा सकते आपको। टीचर सिर्फ 2 से 3 टीचर आए थे, बाकी पीरियड खाली ही थे। तो कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया? कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ाया? एक सर ने मैथ्स के पढ़ा है और एक सर ने इंग्लिश का पढ़ा है। बस बाकी हिंदी पढ़ाई कि इंग्लिश में पढ़ा है? मैथ्स तो उनके पास बुक हिंदी की ही थी, इसलिए हिंदी में पढ़ा है। और एक सर के पास मैं इंग्लिश मीडियम की 8th क्लास की थी, तो वो 8th क्लास से सिर्फ 9th क्लास के कंपैरिजन करे थे।
इधर इस मामले में अभिभावकों का कहना है कि सोमवार को विद्यालय के प्राचार्य द्वारा आदेश न आने की जानकारी देते हुए प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण नहीं करवाई गई। आज बच्चों को कक्षाओं में बैठाया गया है। हमारा जो उद्देश्य था लड़ाई का, जितने बच्चे हमारे उत्कृष्ट में चयनित हुए चयनित परीक्षा में, तो वो पूरे 107 बच्चे हुए, तो वो इंग्लिश मीडियम में 9th से पढ़े। तो अभी कुछ बच्चे हमारे उत्कृष्ट विद्यालय में हिंदी मीडियम में जिन्होंने निराश होकर ले लिया था एडमिशन, हम चाहते हैं वो भी यहाँ आए और उनके पालकगण ध्यान दें कि हमने इतनी लड़ाई लड़ी है तो उसका फ़ायदा सबको मिले। और अगर किसी कारणवश कोई हिंदी मीडियम में ही पढ़ना चाह रहा है तो हमारे लिए जो 107 सीट आई है शासन से, यहाँ हम माननीय प्रिंसिपल महोदय से हम ये निवेदन करने आए थे कि उनके पास जो निर्देश अभी पूरे आए नहीं है, जिला शिक्षा अधिकारी से मिलने गए, उनके पास निर्देश आएंगे, ऐसा काम करेंगे क्या। पर हमारी मांग ये है कि जो 107 सीट हमारी आई है, अगर हमारे उत्कृष्ट विद्यालय के चयनित बच्चे किसी कारणवश किसी ने प्राइवेट में एडमिशन ले लिया हो या यहीं पर हिंदी में, वो जो सीट खाली रहती है, मान लो 10 सीट या 15 सीट खाली हैं, हम चाहते हैं उसको जिन्होंने दूसरे स्कूल के जो बच्चा चयनित है, इंट्रेंस एग्जाम तो सारे बच्चों ने दिए थे, उनसे वो सीट भरी जाए ताकि सारे बच्चों को 107 सीट का फायदा मिले, सीटें खाली न रहें। ज्ञात हो कि शासकीय स्कूल में अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई करवाने के लिए प्राइमरी व मिडिल के साथ ही हाई स्कूल तक के आदेश शासन ने 2002 में ही दिए थे, जिसके बाद हाई स्कूल में 2 साल बच्चों ने अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई भी की, लेकिन बच्चों की संख्या की कमी और अंग्रेजी मीडियम के शिक्षकों की कमी के कारण हाई स्कूल की पढ़ाई आगे नहीं बढ़ पाई, जिसके परिणाम वर्षों बाद अंग्रेजी मीडियम के हाई स्कूल के न होने के रूप में सामने आ रहे हैं। जिला चिकित्सालय में 3 जुलाई से आयुर्वेद पंचकर्म चिकित्सा पद्धति का शुभारंभ होने जा रहा है, जिसकी तैयारियां जिला चिकित्सालय में जोर शोर से प्रारंभ है, जिसकी जानकारी आयुर्वेद चिकित्सक SR साकेत द्वारा दी गई। जिला अस्पताल परिसर स्थित आयुष विंग में प्राचीन पंचकर्म चिकित्सा पद्धति से उपचार प्रारंभ किया जाएगा। 3 जुलाई से प्रारंभ होने वाली इस चिकित्सा पद्धति का लाभ लेने के लिए आयुष विभाग द्वारा जिले वासियों से अपील की गई है। आयुष विभाग के आयुर्वेद विशेषज्ञ और पंचकर्म चिकित्सक SR साकेत की माने तो शरीर में रोग, वात, कफ व पित्त के घटने बढ़ने पर आधारित होते हैं। शरीर की विभिन्न व्याधियों को दूर करने के लिए 5 प्रकार के कर्म हैं, जिससे शरीर के विभिन्न हिस्सों में व्याप्त व्याधि को दूर किया जाता है। इसमें पूर्व कर्म के तहत स्नेहन और स्वेदन की क्रिया है। यह प्रारंभिक उपचार क्रिया है। इसे कभी कभी मुख्य चिकित्सा के रूप में भी अपनाया जाता है। स्नेहन कर्म के तहत व्याधि के अनुसार शरीर के बाहरी आवरण की मालिश कर या अभ्यंतर प्रक्रिया के तहत स्नेहपान कराकर शरीर के दर्द आदि व्याधि को दूर किया जाता है। स्वेदन कर्म में पसीने के द्वारा शरीर के हानिकारक रसायन को शरीर के बाहर निकाला जाता है। मुख्य कर्म में वमन, विरेचन, वस्ती व नस्य के जरिए शरीर के विभिन्न अंगों में व्याप्त व्याधियां दूर की जाती हैं। चिकित्सा का जो है तो यहाँ पर बहुत पहले से मतलब यहाँ प्रारंभ की गई है, लेकिन अभी यहाँ पर ये सेटअप चालू हुआ है। तो अभी पंचकर्म में हम स्नेहन, स्वेदन और वमन, विरेचन, ये जो बस्ती, ये 5 कर्म बताए गए हैं। इस 5 कर्म के अंतर्गत हम जो है तो वात व्याधि के पेशेंट रोगियों को जो है तो सबसे पहले स्नेहन और स्वेदन, पत्रपिंड स्वेद और शिरोधारा, ये सब हम यहाँ पर ये उपलब्ध सुविधाएं हैं। इस सुविधाओं को हम यहाँ निःशुल्क रोगियों को जो है तो उपलब्ध कराएंगे। पंचकर्म पद्धति से उपचार के लिए जिला अस्पताल में आधुनिक मालिश टेबल, सर्वांग स्वेदन यंत्र, शिरोधारा टेबल, नस्य पीठ, वमन पीठ, इंफ्रारेड यंत्र जैसी मशीन उपलब्ध कराए गए हैं। फिलहाल पंचकर्म के लिए विंग को एक बड़ा कमरा दिया गया है, जहां बारी बारी से महिला एवं पुरुष मरीजों का उपचार किया जाएगा। वहीं पीड़ित प्रातः 8:30 से लेकर दोपहर 1 बजे से पंचकर्म चिकित्सा पद्धति का लाभ ले सकेंगे। ये प्रक्रिया जो है तो चालू है, लेकिन अभी सेटअप जो है तो पूरा नहीं हो पाया था, लेकिन हम आज ही से जो है तो इसको प्रारंभ कर दिए। कितने बजे से कितने बजे तक? बस ओपीडी टाइम में अपन 8:30 से 1 बजे तक जो है तो ये जो है तो सुविधा उपलब्ध रहती है। सिर्फ एक ही मीटिंग में रहती है, सुबह 8:30 बजे से 1 बजे तक। बीएड पाठ्यक्रम में ओबीसी वर्ग की छात्रवृत्ति के नियमों में बदलाव करने के विरोध में मंगलवार को छात्रों ने प्रदर्शन करते हुए जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। विद्यार्थियों की मांग थी कि दी जा रही छात्रवृत्ति को पूर्ववत किया जाए। प्रदेश शासन द्वारा बीएड पाठ्यक्रमों में ओबीसी वर्ग की छात्रवृत्ति कम किए जाने को लेकर मंगलवार को ओबीसी वर्ग के विद्यार्थियों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पहले तो विद्यार्थी नगर के अंबेडकर चौक में एकत्रित हुए, जहां सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान वक्ताओं के द्वारा सभा को संबोधित करते हुए छात्रवृत्ति को पूर्ववत करने की मांग की गई।
इस दौरान छात्र नेता संदीप निल्हारे ने कहा कि हमारी छात्रवृत्ति पूर्व में 27,000 हुआ करती थी, जिसे प्रदेश शासन के द्वारा घटाकर 8,000 कर दिया गया, जिसे पूर्व रद्द किए जाने की मांग लेकर आज ओबीसी के विद्यार्थियों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारी छात्रवृत्ति जो पूर्व में लगभग 28,000 रुपये हुआ करती थी, अभी जो 2017 जो चल रहा है 2017 और 18 उसमें सरकार मध्य प्रदेश शासन ने उसको 7,000 रुपये कर दी गई है। उसी के लिए हम वह जो छात्रवृत्ति है वह हमें पूर्ववत रखी जाए, इसलिए आज महासभा और जन रैली का तैयारी की गई। इस दौरान विद्यार्थियों के साथ उपस्थित राजेंद्र बाबू ठोक ने बताया कि बीएड के विद्यार्थी मेरे पास आए थे। उन्होंने इस संबंध में जानकारी दी कि प्रदेश शासन के द्वारा 27,000 से कम कर 8,000 कर दी गई है, जिसकी शासन ने कोई सूचना नहीं दी। उन्होंने कहा कि सरकार का यह कदम विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। शासन स्तर पर यह बात रखी जानी चाहिए, इसलिए आज विद्यार्थियों के साथ मिलकर ज्ञापन सौंपा जा रहा है। विगत वर्ष मध्य प्रदेश शासन ने छात्रवृत्ति के रूप में उन्हें 28,000 रुपये दिए थे, लेकिन इस वर्ष मध्य प्रदेश शासन ने छात्रवृत्ति की राशि कम करके 7 या 8,000 कर दी हैं। और वह राशि कम क्यों की गई, इसकी जानकारी अधिकारी के द्वारा नहीं दी जा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि 1 सप्ताह पूर्व उन्होंने इस संबंध में पत्राचार भी किया है, लेकिन पत्र व्यवहार में उन्हें कोई सूचना नहीं दी गई कि उनकी छात्रवृत्ति कम किन कारणों से की जा रही है। तो मैंने ये महसूस किया कि यह तो बीएड के छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है, जहां मध्य प्रदेश शासन एक तरफ उन्हें छात्रवृत्ति स्वीकृत करती हैं और दूसरी तरफ वही छात्रवृत्ति कम कर दी जाती हैं। यह छात्रों के भविष्य के साथ एक तरह से खिलवाड़ है। इस दौरान दोपहर 1 बजे बीएड विद्यार्थियों ने रैली निकालकर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। फिलहाल समाचारों में वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं, तब तक बने रहिए पीटीवी न्यूज के साथ। श्री वर्धमान साड़ी भंडार, साड़ियों एवं कपड़ों के थोक विक्रेता। साड़ियाँ ही साड़ियाँ, साड़ियों का संसार, नारी के सौंदर्य को निखारती है साड़ियाँ। श्री वर्धमान साड़ी भंडार, क्योंकि हम रखते हैं आपकी पसंद का पूरा ख्याल। हमारे यहाँ आप पाएंगे दुल्हन की साड़ियाँ, डिजाइनर लाचे, दूल्हे के लिए मनपसंद सूट एवं शेरवानी, ब्रांडेड सियाराम एवं रेमंड की सूटिंग शर्टें, वायल, पातल, सूट पीस एवं कुर्तियाँ, लेगी, रूबिया ब्लाउज, दुपट्टे, पेटीकोट, फॉल, अस्तर, मैचिंग की 99% गारंटी, कंबल, बेडशीट, दरी, पर्दे के कपड़े, सोफा कवर, कालीन, चादरें, कारपेट की विशाल श्रृंखला, भगवान के वस्त्र, विशेष आकर्षण, चमत्कार सूट पीस। तो फौरन चले आइए आपके पसंदीदा शोरूम में। समय सुबह 10:30 बजे से शाम 6:30 बजे तक। हमारा पता है वर्धमान साड़ी भंडार, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉम्प्लेक्स, श्याम टॉकीज के सामने, बालाघाट। इसी के साथ ही हमारा अन्य प्रतिष्ठान वर्धमान ज्वेलर्स, जहां आपके लिए है सोने एवं चांदी से बने आकर्षक आभूषण, जैसे हार सेट, चेन, अंगूठी, पायल, बिछिया और भी बहुत कुछ। तो हम कर रहे हैं आपका इंतजार। हमारा पता है श्री वर्धमान ज्वेलर्स, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉम्प्लेक्स, बालाघाट। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। 2 जुलाई को बालाघाट के दानवीर कहे जाने वाले दीवान बहादुर मुल्ला की 61वीं पुण्यतिथि सोमवार को मनाई गई। महान दानवीर दीवान मुल्ला बहादुर ने शिक्षा, चिकित्सा और खेल के क्षेत्र के लिए बहुत कुछ दान दिया। इस मौके पर उनकी समाधि स्थल पर पहुंचकर उन्हें याद करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। मंगलवार की प्रातः बालाघाट नगर के दानवीर कहे जाने वाले दीवान बहादुर मुल्ला की 61वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर स्थानीय आकाशवाणी केंद्र के समीप स्थित उनकी समाधि स्थल पर जिला कलेक्टर डीवी सिंह सहित नगर पालिका अध्यक्ष अनिल धुआरे, भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश नगलानी, भाजपा महिला मोर्चे की प्रदेशाध्यक्ष लता एलकर, अजय जैन, विजय वर्मा, सुरेश रंगलानी सहित नगर पालिका के कर्मचारी उपस्थित रहे। इस दौरान सभी ने दीवान बहादुर मुल्ला साहब को याद करते हुए उनकी समाधि पर पुष्प अर्पित किए और उन्हें श्रद्धांजलि दी।
इस अवसर पर जिला कलेक्टर डीवीसी ने कहा कि आज दीवान बहादुर मुल्ला की पुण्यतिथि मनाई जा रही है। लगातार नगर पालिका के द्वारा सराहनीय कार्य करते हुए उनके समाधि स्थल को अच्छा बनाया गया है। वहीं यहाँ गार्डन बनाने की भी कार्य योजना है। उन्होंने कहा कि मुल्ला समिति के द्वारा उनकी संपत्तियों को संरक्षित किए जाने का प्रयास जारी है। उनका बालाघाट के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनकी पुण्यतिथि पर आज उन्हें याद किया जा रहा है। दीवान बहादुर मुल्ला जी का बालाघाट शहर के लिए बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है और उनका जो समाधि स्थल है इसको सुसज्जित करने के लिए और नई पीढ़ी को एक नया संदेश देने के लिए, एक मेमोरी लोगों में कायम रखने के लिए नगर पालिका ने बहुत अच्छा काम किया है। आप देख रहे हैं उनका समाधि स्थल काफ़ी व्यवस्थित हुआ है, बाउंड्री बनाई गई है और यहाँ आगे गार्डन बनाने की योजना है और इसका गेट वगैरह भी अभी थोड़ा आकर्षक बनाने के लिए काम हो रहा है। जो समिति बनी हुई है मुल्ला समिति, जिसमें अधिकारी और जनप्रतिनिधि सभी लोग हैं, उसमें भी हम लोग अभी काफ़ी कुछ जो उनकी संपत्तियां हैं उनको व्यवस्थित करने का प्रयास किया है कमेटी ने। और एक अभी बहुत अच्छा वुडन कोर्ट भी बैडमिंटन का बनाया है जो अभी कुछ दिनों पहले ही खिलाड़ियों को सौंपा गया है। तो काफ़ी कुछ काम हुआ है, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है बालाघाट में और हम सबका ये दायित्व तो बनता है कि हम उनकी पुण्यतिथि पे उनको याद करें, उनको नमन करें। पुण्यतिथि के अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष अनिल द्वारे ने कहा कि आज बालाघाट के दानवीर को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए हैं। उनके समाधि स्थल के पास गार्डन का निर्माण किया जाना है। आज बालाघाट के दानवीर जिन्होंने अपना सर्वस्व निछावर बालाघाट नगर के लिए कर दिया, उनकी आज पुण्यतिथि है, उनके मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और उनकी जो समाधि स्थल को हम भव्य और सुंदर समाधि स्थल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। कार्यक्रम में उपस्थित भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश नंगलानी ने कहा कि लगातार पिछले 10 वर्षों से नगर पालिका के द्वारा दीवान बहादुर मुल्ला साहब की पुण्यतिथि मनाई जा रही है। उन्होंने बालाघाट नगर को बहुत बड़ा योगदान दिया है। उनकी समाधि स्थल को आकर्षक बनाया जा रहा है ताकि आने वाली पीढ़ी भी उनको याद रख सके। दीवान बहादुर मुल्ला साहब की आज पुण्यतिथि है। करीबन 9-10 वर्षों से वैसे तो इनका लोग आकर के यहाँ फूल मालाएं चढ़ाते थे, लेकिन व्यवस्थित ढंग से 8-9 सालों से इससे जो प्रयत्न नगर पालिका के द्वारा हुआ, आपने देखा कि वहाँ उनकी मूर्ति भी लगाई बस स्टैंड पे, जो पुरानी थी वो मट्टी की बनी हुई थी, मतलब ऐसी, उसको हटा करके अच्छी बनाई। वहाँ एक गार्डन भी बनाया मुल्ला साहब, मुल्ला गार्डन के नाम से। और इसका जिस प्रकार से नगर पालिका के द्वारा और जन सहयोग और समिति के द्वारा इसका जो एक विकास हो रहा है, निश्चित ही अभी एक दर्शनीय स्थल होगा। और मुल्ला साहब ने जो उनका त्याग रहा पूरे बालाघाट नगर को, उनका बहुत बड़ा योगदान है। कभी उन्होंने विवाह नहीं किया और अपनी पूरी संपत्ति समाज सेवा में लगाई, लोगों के लिए लगाई। ऐसे व्यक्ति को यदि हम याद न करें तो एक प्रकार से कृतज्ञता होगी। इसलिए 8-9 सालों से 10 साल से, और जिस ढंग से मैं समझ रहा हूं कि अब लोगों को भी चेतना आ रही है, लोग भी आने लगे, और समय समय पे ऐसे व्यक्ति को याद करने के लिए हम कभी भी आए। यहाँ गार्डन भी तैयार किया जा रहा है नगर पालिका के द्वारा। इधर इस अवसर पर नगर के बस स्टैंड पर पहुंचकर भी दीवान बहादुर मुल्ला की प्रतिमा पर नगर पालिका अध्यक्ष के द्वारा माल्यार्पण किया गया। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष ने अन्य नागरिकों के साथ बस स्टैंड पर स्थित उनके नाम से बनाए गए गार्डन का भी निरीक्षण किया। लेकिन इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष गार्डन में फैली अव्यवस्थाओं को देखकर नाराज दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि यहाँ गार्डन के बंद रहने से असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है। लगातार अतिक्रमण भी बढ़ता जा रहा है। लोग यहाँ बैठकर शराब और गांजे का सेवन करते हैं। जिस उद्देश्य से यह गार्डन बनाया गया था उसका कोई औचित्य नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए गार्डन की दीवारों को तोड़कर इसे ओपन गार्डन बनाया जाएगा ताकि लोग यहाँ आ सकें। ये गार्डन मुल्ला जी के नाम पे नहीं है, ये बस स्टैंड में पुराना वो जगह से तो रमेश नंगलानी जी ने इसको गार्डन का रूप देके गार्डन बना दिया। और इसके आजू बाजू अतिक्रमण हो रहा है। कहीं पे बाबा जी निकल गए और यहाँ बैठ कर लोग दारू पीते, गांजा का उपयोग करते रहते दुनिया भर का। यहाँ पे गार्डन में मेरे ख्याल से शायद ही कोई परिवार आज तक यहाँ बैठा हो। तो मैंने इसके प्लानिंग में लिया हूँ कि इसको
तो गार्डन के आजू बाजू के दोनों तरफ की दीवारें तोड़ करके इसको सीमेंट कंक्रीट कर देते हैं, जिसमें कि लोगों को आने जाने में भी दिक्कत नहीं होगी। और जितने बड़े बड़े पेड़ है उसके आजू बाजू बैठने के चबूतरे बना दिया जाएगा। ये लोग अंदर छुप के बैठते तो पुलिस भी क्या करेगी, कहाँ तक देखेगी? पुलिस भी एक सीमा तक देखेगी। अब पुलिस वाले आप कोई रात में 12 बजे आके पिए, कोई रात में 2 बजे पिए, कोई छुप के पिए, तो उनको पुलिस भी कब तक नजर रखेगी। लेकिन अगर यहाँ से लोगों का आना जाना चालू हो जाएगा और ये ओपन हो जाएगा तो किसी प्रकार का कोई असामाजिक तत्वों का जमावड़ा नहीं यहाँ पे नहीं हो पाएगा। इस दौरान नगरवासियों ने भी नगरपालिका अध्यक्ष की इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि दीवान बहादुर मुल्ला के नाम से बनाए गए इस गार्डन की दुर्दशा को देखकर आज काफी दुख हुआ। यहाँ असामाजिक तत्वों के जमावड़े से इस गार्डन का उपयोग नहीं हो पा रहा था, लेकिन नगरपालिका अध्यक्ष द्वारा दिए गए सुझाव के बाद गार्डन का स्वरूप बदलेगा। अच्छे अवसर के लिए हम लोग यहाँ जमा हुए थे, जिससे मुल्ला जी को हम श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित किए। ये बड़ी खुशी की बात थी कि हमारे साथ जो नगरपालिका के अध्यक्ष हैं उन्होंने इस जगह का जायजा लिया और उन्होंने यहाँ पर खामियां देखी। बहुत अच्छी बात है कि शहर के इतने व्यस्तम इलाके में हरा भरा छोटा सा गार्डन है जहाँ लोग व्यवस्थित रूप से आके एक रिलैक्सेशन पा सकते हैं। पर यहाँ की जो अव्यवस्थाएं हैं, जो अभी हमारे अध्यक्ष महोदय ने बताई, नगरपालिका के अध्यक्ष महोदय ने, जिसके सुधार के लिए वो कदम उठा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और मैं भी ये चाहता हूँ कि चूँकि पर्यावरण के संरक्षण के लिए हम सभी कार्यरत हैं, तो ये एक स्टेप ऐसा भी है जिसमें हमारे असामाजिक तत्वों का जमावड़ा जो है वो कम होगा, साथ में पर्यावरण को भी संरक्षण मिलेगा। तो मैं ऐसी आशा करता हूँ कि सभी लोग इसमें सहयोग करेंगे और बालाघाट का जो इतना अच्छा असर है उसको बना के रखेंगे। इस दौरान सुरेश रंगलानी, अजय सोनी, विजय वर्मा सहित अन्य उपस्थित रहे। ज्ञात हो कि 25 अक्टूबर 1868 को जन्मे मणिक जी मेरवान जी मुल्ला एक उच्च शिक्षित खनिज व्यापारी थे। बहुमुखी प्रतिभा के चलते वे प्रसिद्ध वकील, सीपी लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य, जिला पंचायत बालाघाट अध्यक्ष, नगर परिषद बालाघाट में 1914 से 1919 तक अध्यक्ष जैसे कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे। नगर वास्तव में दीवान बहादुर मुल्ला की धरोहर है। उन्होंने न केवल नगर की सबसे बड़ी पेयजल सेवा नगर पालिका के माध्यम से हम सभी को सौंपी, बल्कि नगर का फिल्टर प्लांट, शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, मुल्ला स्टेडियम सहित कई भवन व भूमि मुल्ला जी की ही देन है। उनके सार्वजनिक सेवाओं एवं निष्ठा के चलते उन्हें खान बहादुर का सम्मान प्राप्त हुआ, जो बाद में परिवर्तित होकर दीवान बहादुर हो गया। यही नहीं, उन्होंने अपनी समस्त संपत्ति शेयर सर्टिफिकेट ट्रस्ट के रूप में बालाघाट नगर के जल प्रदाय, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं खेल आदि के विकास के लिए सौंपे। भारतीय जनता पार्टी की आवश्यक कामकाजी बैठक 2 जुलाई भाजपा जिला कार्यालय में संपन्न हुई। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा के जिला पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान भाजपा के आगामी कार्यक्रमों की जानकारी उपस्थित अतिथियों के माध्यम से दी गई, जिसके बाद शाम को स्थानीय सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री सहित सांसद मौजूद रहे। आयोजित की गई बैठक प्रमुख रूप से पूर्व संगठन महामंत्री भाजपा एवं कैबिनेट मंत्री कृष्णा मुरारी मोघे, कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन, मुरैना सांसद अनूप मिश्रा, बालाघाट सिवनी क्षेत्र के सांसद बोध सिंह भगत, महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष लता एलकर, भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश रंगलानी एवं जिला प्रभारी संतोष जैन प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। बैठक को बारी बारी से संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंत्री कृष्ण मुरारी मोघे ने बताया कि वर्तमान में पूरे देश सहित प्रदेश में आम जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। ऐसे में पार्टी के जनप्रतिनिधि एवं पदाधिकारी तथा कार्यकर्ताओं का यह दायित्व है कि वे पार्टी के विकास कार्यों एवं विचारधारा से प्रभावित प्रत्येक व्यक्ति से जीवंत संबंध बनाए रखें। उन्होंने बताया कि समाज का ऐसा कोई भी वर्ग नहीं है जिसे केंद्र या राज्य सरकार की योजना का कोई न कोई लाभ न मिला हो। हमारी सरकार ने समाज के हर वर्ग को साथ लेकर उनके उत्थान के लिए कार्य किया है, जिसका परिणाम अब नजर भी आ रहा है। यही कारण है कि हम प्रदेश में तीसरी बार बहुमत की सरकार लेकर जनहितैषी कार्य कर रहे हैं और जनता भी हमें भरपूर आशीर्वाद दे रही है। मुरैना जिले के सांसद अनूप मिश्रा ने बैठक को संबोधित करते हुए बताया कि आज बालाघाट आते समय रोडों की स्थिति देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। इसके पहले गोंदिया से बालाघाट आना एक जोखिम भरा काम था। पूरे प्रदेश में उच्च गुणवत्ता की रोडों का जाल बिछा हुआ है। किसी जमाने में मध्य प्रदेश की खराब रोडों को लेकर बातें की जाती थी, लेकिन भाजपा की सरकार आने के बाद प्रदेश की स्थिति ही बदल गई। उन्होंने बताया कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के पहले टेलीफोन लगाना बेहद कठिन काम था। टेलीफोन कनेक्शन के लिए भारी सिफारिश लगानी पड़ती थी, तब भी टेलीफोन कनेक्शन नहीं मिलता था। वही हाल गैस कनेक्शन को लेकर भी था। जहां एक और अटल बिहारी वाजपेयी ने मोबाइल युग की शुरुआत की, तो वहीं मोदी सरकार में अब हर महिला को चूल्हे के धुएं से आज़ादी दिलाकर गैस कनेक्शन बांटा जा रहा है। हर आदमी को अपना घर मिल रहा है। हमारा विकास रेलवे सड़क से होते हुए हर घर तक पहुंचा है।
एक बार फिर भारत की जनता हमारे साथ खड़ी है। जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित बैठक के उपरांत सर्किट हाउस में कैबिनेट मंत्री कृष्ण मुरारी मोघे, मुरैना सांसद अनूप मिश्रा के द्वारा पत्रकारों से चर्चा की गई। इस दौरान जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री कृष्ण मुरारी मोघे ने बताया कि जनता का आशीर्वाद लेने यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पूरे प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से प्रत्येक जिले में पहुंचेंगे एवं जनता से एक बार फिर प्रदेश के विकास के लिए आशीर्वाद मांगेंगे। जिले में यह यात्रा अगस्त माह में प्रारंभ होगी। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने एक योजना बनाई और जिसके अंतर्गत हमारे जो 55 संगठनात्मक जिले हैं, इन 55 जिलों में ही भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख दो लोगों को भेजने का निश्चय हुआ। इस योजना के पीछे का जो हेतु है वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की जन आशीर्वाद यात्रा है। और ये जन आशीर्वाद यात्रा, इसके लिए जो व्यवस्थाएं करना है, एक तो उसका निर्धारण ये जिला यूनिट के साथ में मिलकर करना, इसमें यात्रा के प्रभारी होंगे, इसमें जिन प्रमुख होंगे और उस यात्रा का संयोजक होगा। और ये यात्रा बहुत व्यापक हो और इसलिए इसके आमंत्रण की हर वर्ग के लोगों को उपस्थित करने की कार्य योजना बने, उस दृष्टि से ये पूरे जिलों की बैठकें हैं। वहीं इसके अलावा कैबिनेट मंत्री मोघे ने कांग्रेस के द्वारा फैलाए जा रहे झूठे षड्यंत्रों से सजग रहने की बात कही। उन्होंने बताया कि वर्तमान में कांग्रेस ने मतदान सूची के झूठे प्रकाशन को लेकर अफवाह फैला रखी है। ऐसे में प्रत्येक बूथ की मतदान सूची का हमें अध्ययन करना चाहिए। यदि कुछ त्रुटि है तो 31 अगस्त के पहले उसमें आवश्यक रूप से संशोधन करवाए जाएं। दूसरा विषय जो हमको आज चर्चा में करना था कि अभी चुनाव आयोग के द्वारा 31 जुलाई तक ये नामों का मतदाता सूची का पुनरीक्षण हो रहा है। इसमें नाम बढ़ाने की और जो अगर गलत नाम है तो उनको कटवाने की ये योजना रहेगी। उस दृष्टि से भी कार्य विभाजन करना आज की बैठक का उद्देश्य था। और तीसरा, 31 अगस्त तक इसके ऊपर दावे आपत्तियां पेश होंगी। चुनाव आयोग की भी ये इच्छा है कि फर्जी मतदाता न रहे और जो वास्तव में मतदाता है वो कोई मतदार से वंचित न रहे। इस उनकी योजना को कार्य रूप में देने के लिए ये आज की बैठक के अंदर हमने इस विषय को भी दिया। वैसे ही जो सेंट्रल गवर्नमेंट की माननीय मोदी जी की इच्छा है कि अर्थ व्यवहार के अंदर पारदर्शिता आना चाहिए, उस पारदर्शिता की दृष्टि से इस इलेक्शन के लिए, क्योंकि फंड जहाँ चुनाव आया तो लगता ही है कि ये फंड के अंदर भी पारदर्शिता रहे। और इसलिए पार्टी ने यह तय किया है कि इस चुनाव खर्चे के लिए हम प्रत्येक व्यक्ति से प्रयास करेंगे, संपर्क करेंगे और छोटे धन संग्रह के द्वारा इस चुनाव अभियान को पूरा करने का निश्चय किया है। पत्रकार वार्ता के दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश नगलानी, पूर्व विधायक भगत नेताम, अभय सेठिया, रमेश भटेरे सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। आज बालाघाट नगरपालिका परिषद भाजपा की एक संस्था बनकर रह गई है। पट्टे होने के बावजूद भी पात्रों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। वहीं जो अपात्र हैं और भाजपा के कार्यकर्ता हैं, उन्हें योजना का लाभ देकर मकान बनवा दिए गए। अपात्रों को लाभ देने का आरोप कांग्रेस महामंत्री अल्लाह रखा ने लगाया है। सोमवार को झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ अध्यक्ष मकसूद खान द्वारा वार्ड नंबर 24 में वार्ड सभा की बैठक आहूत की गई थी, जिसमें कांग्रेस महामंत्री अल्लाह रखा मौजूद थे, जहां बड़ी संख्या में वार्ड के गरीब परिवार के लोग भी उपस्थित थे, जिनके द्वारा बताया गया कि पिछले 7-8 माह पहले शासन की प्रधानमंत्री आवास योजना में उनके द्वारा आवेदन किया गया था, किंतु आज तक उनका नाम नहीं आया है। साथ ही कुछ अपात्र हितग्राही जिनके पास पट्टा भी नहीं है, उनका नाम योजना में शामिल किया गया है, जिसकी राशि भी उन्हें प्रदान कर दी गई है, जिसको लेकर बैठक में उपस्थित गरीब परिवारों के लोगों में आक्रोश देखा गया। इस दौरान झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ अध्यक्ष मकसूद खान ने कहा कि विगत लंबे समय से वार्ड नंबर 24 के गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देने के लिए वे प्रयासरत हैं, किंतु नगरपालिका प्रबंधन गरीब परिवार की कोई सुनवाई नहीं कर रहा है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में वार्ड से सैकड़ों आवेदन दिए गए हैं, जिस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जबकि बाद में जमा करने वाले लोगों के आवेदन को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया गया है, जिसमें कई अपात्र हैं, जिसको लेकर जल्द ही झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ इन गरीब परिवारों को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपने के साथ ही सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगा। 1984 से यहाँ बैठे हुए जिनको पट्टे मिले हुए हैं और उसके बाद भी जो बैठे हुए हैं उनको पट्टे 1998 2003 में जिनको पट्टे मिले हुए हैं, और प्रधानमंत्री आवास योजना की शर्तें थी कि जिनका पट्टा है उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा मिलेगा। लेकिन अजीब विडम्बना है कि 1 साल हो गया, किसी का 8 महीने हो गया, 3 बार लोगों ने पैसा खर्च करके जमा किया गया, लेकिन आज तक इनको पैसा नहीं मिला। बेचारे गरीब लोग हैं, इनकी हालत देखिए, मजदूर है, बुजुर्ग है, महिलाएं हैं, सामने बरसात खड़ी है। ये कैसी व्यवस्था है? ये तो बिल्कुल खिलाफ योजना है। वहीं इस मामले में कांग्रेस महामंत्री अल्लाह रखा ने कहा कि नगरपालिका क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ सूरत देखकर दिया जा रहा है, जिसमें पात्र की अनदेखी और अपात्रों को इसका लाभ प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में बालाघाट नगरपालिका भाजपा की संस्था बनकर रह गई है। ये नगरपालिका परिषद जो कि भाजपा की एक संस्था बनकर काम कर रही है, तो यहाँ पे जो 8 नंबर 24 इंदिरा नगर में गरीब जो झुग्गीवासी हैं और जो 1984 से यहाँ पे निवास कर रहे हैं, जिनके पास में पट्टा है, उन लोगों को नगरपालिका बालाघाट द्वारा जो प्रधानमंत्री आवास की जो राशि है, जिनका 7-7, 8-8 महीना हो गया आवेदन जमा है, परंतु उन लोगों को राशि ना मिलके यहाँ पे जिनके पास पट्टे नहीं है और वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं, उन लोगों की स्वीकृति प्रदान की गई है, उनको राशि भी आवंटित कर दी गई है और उनका मकान भी बन गया। कुछ लोग पट्टे वाले हैं यहाँ पे, जिनको पैसा मिला वो जायज है, लेकिन जो ये बेचारे जिनके ये पूरे झोपड़े, बरसात का समय लग गया और ये लोगों को न इनका नाम आया है, न स्वीकृति प्रदान की गई है, और इन्हें सिर्फ आश्वासन, इसके पहले भी इन लोगों ने जाके नगरपालिका अध्यक्ष से इस बारे में बात की तो सिर्फ आश्वासन मिला है। नियमितीकरण सहित मानदेय बढ़ाए जाने की मांग को लेकर सोमवार को साक्षरता संविदा प्रेरक मोर्चा के द्वारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद देश के प्रधानमंत्री के नाम मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले साक्षरता संविदा प्रेरक मोर्चे के द्वारा स्थानीय बस स्टैंड में धरना प्रदर्शन करते हुए नियमितीकरण की मांग की गई। इस दौरान साक्षर भारत योजना के अंतर्गत कार्यरत प्रेरकों को संविदा की श्रेणी में रखते हुए नियमित करने की मांग की गई। आयोजित किए गए धरना प्रदर्शन के विषय में जानकारी देते हुए भारतीय मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष राजेश वर्मा ने बताया कि आज संविदा प्रेरकों को मात्र 2000 रुपये ही मानदेय दिया जा रहा है। मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर आज 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। अगर आगामी समय तक मांगे पूरी नहीं होती है तो भाजपा सरकार का हम सभी खुला विरोध करेंगे। भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध संविदा प्रेरक संघ जो है अपनी न्यायोचित मांग, जिनमें जो है इनको जो संविदा नियुक्ति की गई है उसमें इन लोगों को केवल 2000 मानदेय दिया जा रहा है। वह मानदेय इनकी जो इनका बहुत कम है, जिन मानदेय को बढ़ाने की मांगों को लेकर जो है 1 दिवसीय यहाँ पे आंदोलन प्रदर्शन किया गया है और ये संपूर्ण मध्य प्रदेश में 1 दिवसीय आंदोलन प्रदर्शन है। और अगर सरकार द्वारा संविदा प्रेरकों की जो प्रमुख मांग है, जिनको सामाजिक सुरक्षा दिया जाए, न्यूनतम वेतन दिया जाए और इनको सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए, इन्हीं प्रमुख मांगों को लेकर जो है अगर मान लो सरकार ने सकारात्मक पहल नहीं की और इनको नियमित कर्मचारी की घोषणा नहीं की तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का हम खुला विरोध करेंगे। और संविदा प्रेरक संघ जितने भी मध्य प्रदेश में लाखों की संख्या में हैं और पढ़े लिखे बुद्धिजीवी हैं, उनके हर एक संविदा प्रेरक के पास में 10 से 15 वोट बैंक है। अगर मान लो संविदा प्रेरक शिक्षक संघ की मांग अगर मान लो पूरी नहीं की गई तो खुला जो है हम विरोध सरकार का करेंगे। इसी तरह संघ के पदाधिकारी सुंदरलाल ने कहा कि अगर प्रदेश सरकार के द्वारा जल्द ही हमारी मांगों को नहीं माना गया तो समस्त प्रेरक एक साथ आगामी चुनावों में भाजपा का विरोध करेंगे। अगर मैं सरकार को इस मंच से एक अल्टीमेटम देना चाह रहा हूँ कि अगर वर्तमान सरकार हम प्रेरकों का भविष्य सुनिश्चित नहीं करती है और हम पूरे मध्य प्रदेश के 23,930 प्रेरकों का अगर भविष्य सुनिश्चित नहीं करती है तो हम आगामी समय में ब्लॉक से लेकर जिला से लेकर प्रदेश तक उग्र आंदोलन करने बाध्य रहेंगे। और आगामी 2018 के चुनावी मैदान में पूरा प्रेरक परिवार एक साथ होकर वर्तमान सरकार का विरोध करेगी, जिन्होंने हमारा रोजगार छीना है।
और अब अंत में चलते चलते आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। सोमवार को रानी दुर्गावती में अंग्रेजी माध्यम के बच्चों को नहीं मिल सका प्रवेश। विद्यालय प्राचार्य ने कहा नहीं आए हैं अब तक प्रवेश दिए जाने के आदेश। वैकल्पिक तौर पर बच्चों को बैठाया गया कक्ष में। 2 विषय पढ़ाकर बच्चों की कर दी गई छुट्टी। शिक्षक के अभाव में बच्चे नहीं कर पाए पढ़ाई। 3 जुलाई से जिला चिकित्सालय में आयुर्वेद पंचकर्म चिकित्सा पद्धति का किया जाएगा शुभारंभ। आयुर्वेद चिकित्सक ने दी जानकारी। प्रातः 8:30 से दोपहर 1 बजे तक पंचकर्म चिकित्सा से किया जाएगा उपचार। सोमवार को पंचकर्म से जुड़े सभी उपकरण पहुंचे जिला चिकित्सालय। और बीएड पाठ्यक्रम में ओबीसी वर्ग की छात्रवृत्ति पूर्ववत किए जाने की मांग को लेकर ओबीसी विद्यार्थियों ने किया धरना प्रदर्शन। रैली निकालकर प्रदेश के राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। पहले 25,000 रुपये दी जाती थी छात्रवृत्ति, प्रदेश सरकार ने घटाकर की 8,000 रुपये। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।